अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होगे, मज़े में होगे और पढ़ाई कर रहे होगे। हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है वेक्टर्स के नाम से। स्केलर्स एंड वेक्टर्स भी है, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम भी है, सब कुछ इसी में पढ़ रहे हैं हम लोग। इससे पहले हम लोग अपने तकरीबन 3 लेक्चर मुकम्मल कर चुके हैं और उस 3 लेक्चर के अंदर हमने वेक्टर्स की जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे अच्छे से पढ़ लिए थे। इसके अलावा जो हम टाइप्स ऑफ वेक्टर का एक फिनोमिना लेके चल रहे थे उसमें हमने यूनिट वेक्टर पढ़ लिया था और उसमें हमने पोजीशन वेक्टर पढ़ लिया था। आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने इंशाल्लाह तमाम जो हमारे रिमेनिंग टाइप्स ऑफ वेक्टर हैं उसको मुकम्मल करेंगे और आगे की लेके चलेंगे। ठीक है, हमें जो कुछ बेसिक सी चीज़ें याद होती हैं ना, अगर मैं उनको थोड़ा सा रिवाइज़ कर लूँ कि आज की क्लास में हमें ज़रूरत भी होगी, तो बेटे अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं भी देखा हुआ कोई इशू नहीं है, आपको यहाँ पे सब समझ में आ जाएगा। देखो भाई, हमें ये चीज़ पता है कि वेक्टर कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसके पास 2 चीज़ें हुआ करती हैं। एक उसके पास होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा उसके पास क्या होता है, डायरेक्शन होता है। हम किसी भी वेक्टर को ऐसे लिखते थे कि एक वेक्टर बराबर है मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय द डायरेक्शन, और ये जो डायरेक्शन था बेटे ये बेसिकली क्या था, आपके पास यूनिट वेक्टर था। अब यूनिट वेक्टर को कैसे मालूम करते हैं, इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह सब हम अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलो अब आज जो हमने सबसे पहली चीज़ पढ़नी है वो बेसिकली हमने पढ़नी है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर देखेंगे, फिर नल वेक्टर देखेंगे, फिर फ्री वेक्टर देखेंगे, फिर कोप्लेनर वेक्टर्स हैं 1-2 वो देखेंगे और 1-2 सवालात करेंगे और इस तरीके से हमारा ये वाला लेक्चर पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलो हेडिंग लगा लो, रिमेनिंग टाइप्स ऑफ वेक्टर, और उसके अंदर जो पहली चीज़ हम पढ़ने लगे हैं वो है बेसिकली हमारे पास एक अदद नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, अच्छा बेटे आपको याद होगा हमने ये बात पढ़ी थी, ग्राफिकली आप किसी भी वेक्टर को एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करते हो। ये जो एक लाइन सेगमेंट होता है ना, ये एक लाइन है, एक लाइन सेगमेंट, इस एक लाइन सेगमेंट से आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। अब होता क्या है कि इस लाइन सेगमेंट के पास 2 चीज़ें होती हैं। क्या? एक इसकी लंबाई कितनी है, यानी कि आप कह सकते हो लेंथ ऑफ द लाइन। दूसरा इसका डायरेक्शन कहाँ है, जो कि इस एरो हेड से पता चल रहा होता है। तो वेक्टर के पास भी 2 चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो जब आप वेक्टर को ड्रॉ करते हो ग्राफिकली, लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हो, तो जो इस एरो की लंबाई है, लेंथ है, वो बताएगा कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, और जो एरो हेड है वो क्या बता रहा होगा, इसका डायरेक्शन कितना है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से बनाता हूँ, ये मान लो एक वेक्टर है, ये मान लो दूसरा वेक्टर है, ये मान लो तीसरा वेक्टर है। अभी आपको नहीं पता कि ये वेक्टर किस फिजिकल क्वांटिटी के हैं, लेकिन बस आपको ये नज़र आ रहा है कि ये 3 डिफरेंट वेक्टर्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ करे हैं, और आप इनको देखकर ही बता सकते हो कि ये वाला जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा है, इसका उससे कम है, और इसका मैग्नीट्यूड सबसे क्या है, कम है। क्यों, कैसे नज़र आ रहा है? क्योंकि लाइन का जो साइज़ है वो बेसिकली तीनों का क्या है, अलग अलग है। अब देखो नेगेटिव वेक्टर को अगर मैं डिफाइन करूँ तो मैं किस तरह से करूँगा। लेट्स से कि मैंने यहाँ पर क्या करा, ये मैंने एक वेक्टर बनाया और इसी तरह से मैंने यहां पे एक वेक्टर और ड्रॉ कर दिया। आप नोट करो तो आपको इसमें क्या खास बात नज़र आ रही है बेटे। आपको पहली खास बात तो ये नज़र आ रही है कि इन दोनों वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा है, सेम है। देखो मैग्नीट्यूड दोनों का कैसा है, सेम मैग्नीट्यूड है। क्यों भाई, लाइन की लेंथ सेम है ना, मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है। डायरेक्शन देखना ज़रा, डायरेक्शन कैसा है, डायरेक्शन आपके पास ओपोजिट है। डायरेक्शन कैसा है, ओपोजिट है। क्यों, ये कहाँ पॉइंट कर रहा है, सीधे हाथ की तरफ, ये कहाँ पॉइंट कर रहा है, उल्टे हाथ की तरफ। यानी कि सूरत हाल ऐसी है, एक वेक्टर आपका यहाँ जा रहा है, एक वेक्टर आपका यहाँ जा रहा है, ये इस तरह से हो गया। तो दरमियान का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री, 180। स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। एक इधर पॉइंट कर रहा है, एक उधर पॉइंट कर रहा है। तो मैं कहूँगा अगर एक को मैं शो कर रहा हूँ ना इससे, ए से, तो दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ए हो जाएगा। ये कहलाता है इसका नेगेटिव वेक्टर। क्या सीखा, नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, 2 ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन ऑपोजिट है, वो एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर कहलाते हैं। 2 वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, ये कहलाते हैं नेगेटिव वेक्टर। और जो नेगेटिव वेक्टर्स होते हैं उनका दरमियान में एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। यानी कि आपसे कभी भी पूछा जाएगा कि ए एंड माइनस ए के दरमियान का एंगल कितना है, तो आप एंगल क्या बताओगे, 180 डिग्री। 180 डिग्री एंगल है, क्योंकि दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर।
दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर। ऑपोजिट है ना, इसको हम एंटी पैरेलल भी कह सकते हैं, इसको हम अनलाइक पैरेलल भी कह सकते हैं। ये सब बातें हम पीछे कर चुके हैं, ठीक है, ये हो गया। अच्छा आगे देखो अब जरा, नेगेटिव वेक्टर की बात तो हमें समझ में आ गई कि दो ऐसे वेक्टर्स जिसका मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन ऑपोजिट है। यानी कि अगर मैं कहता हूं कि मिसाल के तौर पर ये एक वेक्टर है, वेक्टर बी, मुझे इसका नेगेटिव वेक्टर बनाना है, तो आप बोलोगे बिलाल भाई कोई मसला ही नहीं है। हम क्या करेंगे, हम इतनी ही मैग्नीट्यूड की एक लाइन और ड्रॉ करेंगे, बस इसका एरो उस डायरेक्शन पे था, इसका एरो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ये जो ग्रीन से मैंने बनाया है ये नेगेटिव ऑफ बी हो जाएगा। टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, वो एक दूसरे का क्या कहला रहे होंगे, नेगेटिव वेक्टर कहला रहे होंगे। एक वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर बनता कैसे है ये भी समझ लो। लेट्स से मेरे पास ये कोई वेक्टर है, इसको मैंने कह दिया सी वेक्टर, मुझे क्या करना है, इसका नेगेटिव वेक्टर बनाना है। तो आप इसको सिंपल -1 से मल्टीप्लाई कर दो। कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 से मल्टीप्लाई 8 बाय -1। देखो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा कि ये ऐसे पलट जाएगा। और 1 का मतलब क्या हुआ भाई, 1 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करते हो तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज थोड़ी होता है। क्यों भाई, 2 1 क्या होता है, 2 होता है। अब 2 2 करूंगा तो वो 4 हो जाएगा, मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। लेकिन 2 1 क्या होता है, 2 ही होता है। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, जो कि नेगेटिव वेक्टर की पहचान है कि मैग्नीट्यूड शुड बी सेम। माइनस साइन क्या कर रहा है, माइनस साइन डायरेक्शन पलट रहा है इसका। ये राइट साइड पे था, वो इसको कहां ले आया, लेफ्ट साइड पे ले आया, ठीक है। तो पहला पॉइंट, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड इन ऑपोजिट डायरेक्शन आर टर्म्ड एज नेगेटिव वेक्टर। वेक्टर नेगेटिव वेक्टर के दरमियान का एंगल क्या होता है, 180 डिग्री। इसी 180 डिग्री को ना मेरा बेटा हम लोग पाई रेडियंस भी कहते हैं। सर अब ये क्या भला है, देखो बेटे बिल्कुल सिंपल सा बताया दूं, वैसे तो हमने सर्कुलर मोशन में इसे तफसील से पढ़ना है ही। देखो बच्चे बस इतना याद रखना कि जो एंगल मेजर किया जाता है ना, उसका ऐसा यूनिट डिग्री नहीं होता। जैसे जब आपको फासला मेजर करने के लिए बोला जाता है तो आप फासला किलोमीटर में भी मेजर कर सकते हो, मीटर में भी कर सकते हो, सेंटीमीटर में, फिट में, इंच में, किसी में भी कर सकते हो। ऐसा ही क्या है, मीटर, SI सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट क्या है इसका, मीटर। किलोमीटर में भी करोगे तो गलत तो नहीं होगा ना, बस वो SI यूनिट नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही एंगल को नापने का यूनिट डिग्री हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ये SI स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। SI यूनिट क्या होता है, रेडियंस होता है, ठीक है। SI यूनिट क्या होता है, रेडियन होता है। 180 डिग्री पाई रेडियंस के बराबर होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, क्या होता है, सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे, ठीक है। बस इतना पढ़ लेना, 180 डिग्री में कितना होता है, पाई रेडियन होता है। सेट भाई, इतनी बात हमें समझ में आनी चाहिए। 90 डिग्री में क्या होगा, π/2 रेडियंस हो जाएगा। 270 में क्या हो जाएगा, 3π/2 रेडियंस हो जाएगा। 360 डिग्री में क्या हो जाएगा, 2π रेडियंस हो जाएगा, ठीक है। हमें ये सब याद नहीं करना, ये सब हमें निकालना आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया, दो नेगेटिव वेक्टर्स के दरमियान का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। नेगेटिव वेक्टर बनता कैसे, आपका जो भी गिवन वेक्टर होता है, ये गिवन वेक्टर है, इसको -1 से आपने क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया, तो अल्टीमेटली वो क्या बन जाएगा, अपना नेगेटिव वेक्टर बन जाएगा। अब सवाल आता है कि सर ये बात तो हमें समझ में आ गई, ये नेगेटिव वेक्टर है, अब बताएं डायरेक्शन कौन सी पॉजिटिव होगी और कौन सी नेगेटिव होगी। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जो गिवन वेक्टर की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव होगी, उसकी उल्टी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव। सर मतलब समझाएं, देखो मतलब ये ब्लू मार्कर आपको यहां पॉइंट करता नजर आ रहा है। अगर ये गिवन वेक्टर है तो ये जो रेड मार्क, ये जो ब्लैक मार्कर है, ये इसका ब्लू वाले मार्कर का नेगेटिव वेक्टर है। आई रिपीट, अगर ब्लू मार्कर मेरा गिवन वेक्टर था, यानी कि पहले से मुझे जो गिवन वेक्टर था वो ये ब्लू मार्कर था, इस ब्लू मार्कर का जो नेगेटिव वेक्टर होगा वो ये ब्लैक होगा। मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। तो मेरे नजदीक ये ब्लू वाले की डायरेक्शन पॉजिटिव हो गई और ब्लैक वाले की डायरेक्शन क्या हो गई, नेगेटिव। अच्छा अब जरा सवाल चेंज करते हैं। अब मेरा ब्लू मार्कर ऐसे ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, ये रहा, ये गिवन वेक्टर है, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा वो नेगेटिव वेक्टर होगा। यानी कि आपका जो गिवन वेक्टर जिस डायरेक्शन में है वो उसी डायरेक्शन में कैसा होगा, पॉजिटिव, और उसके रिवर्स डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का जो वेक्टर आएगा वो उसका क्या होगा, नेगेटिव। यानी कि कोई डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती। यानी कि ऐसे नहीं मैं कहूंगा हमेशा ऊपर पॉजिटिव होगा नीचे नेगेटिव होगा, या सीधे हाथ पे पॉजिटिव होगा उल्टे हाथ पे नेगेटिव होगा, ऐसा कुछ नहीं है। गिवन वेक्टर की डायरेक्शन पॉजिटिव मानी जाएगी, उसकी उल्टी डायरेक्शन नेगेटिव थी। अगर गिवन वेक्टर ऐसे था उल्टे हाथ की तरफ, आप लोगों के लिहाज से ये उल्टा हाथ है, ऐसे था, तो ये पॉजिटिव है और ये जो आएगा ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी कि अपने पास ये चीज नोट कर लेना कि आपके पास वेक्टर्स की दुनिया में
एक गिवन वेक्टर जो भी होता है, जैसा भी होता है, जैसे ही आप उसकी डायरेक्शन को रिवर्स करोगे तो अल्टीमेटली आपके पास जो वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात की। साथ में हमें ये चीज समझ में आ गई, जो आपके पास नेगेटिव वेक्टर्स होते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं। ठीक है, और हमने ये भी चीज नोट कर ली कि अगर ये मेरे पास पॉजिटिव है तो ये अल्टीमेटली कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन आसानी के लिए मैं बता देता हूं, या स्टैंडर्ड क्या कहता है, जब आप किताब पढ़ोगे, आगे हम लोग मोशन का चैप्टर भी पढ़ेंगे ना, तो उसमें बार बार ये चीज आएगी। नॉर्मली आपके पास राइट डायरेक्शन पॉजिटिव मानी जाती है तो लेफ्ट कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। इसी तरह आपके पास अपवर्ड डायरेक्शन जो होती है ये पॉजिटिव मानी जाती है तो डाउनवर्ड क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ये सिर्फ स्टैंडर्ड है और पत्थर पे लकीर नहीं है, याद रखिएगा। किताब वाले जब किताब लिखते हैं तो किसी को तो पॉजिटिव लेना और किसी को तो नेगेटिव लेना है ताकि चीज़ें क्लासिफाई की जा सकें। तो अमूमी तौर पे असूल ये अपनाया जाता है कि सीधे हाथ वाली चीज़ पॉजिटिव होती है तो उल्टे हाथ वाली नेगेटिव, ऊपर वाली पॉजिटिव लेते हैं तो नीचे वाली क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। ये बड़ा कीमती पॉइंट है, इससे हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल हल करने हैं मोशन के चैप्टर में। खास तौर पर जो एमकेट ईकेट में हम लोग शॉर्टकट बनाते हैं वो इसी से देखकर बनाते हैं, तो ये वाला पॉइंट याद रखना। अच्छा, अब एक चीज़ ज़रा और समझते हैं, देन वी आर डन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव वेक्टर्स। ठीक है, अच्छा, अभी तक जो हम टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ रहे हैं ना, इसमें जो पेपर में क्वेश्चन आता है, ज़्यादातर क्वेश्चन ये थ्योरी के ही बनेंगे। एक आधा सवाल किसी में से आएगा वो न्यूमेरिकल में से उठ के आ रहा होगा, वो यूनिट वेक्टर में से है। ठीक है, बाकी सब में से कोई ऐसे जो है ना वो आपकी न्यूमेरिकल नहीं आएगी अभी तक जो हमने पढ़ा है। ठीक है, दो वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, नेगेटिव वेक्टर हो गए। एंटी पैरेलल होते हैं, दरमियान का एंगल 180 डिग्री या पाई रेडियन होता है, समझ में आ गया। पाई रेडियंस क्या था, रेडियंस क्या था, एंगल मेजर करने का ऐसा यूनिट था। जो भी गिवन वेक्टर की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव होती है, उसकी उल्टी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। पढ़ लिया हमने। वेक्टर को नेगेटिव वेक्टर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने पूरा पोस्टमार्टम करके बता दिया कि माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन पलटेगी और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड कहाँ चेंज होगा। ठीक है, अच्छा, अब देखो, ये सपोज करो मेरे पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स के ऊपर मेरे पास जो है ना जनाब वो दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। ठीक है, इस डब्बे में दो फोर्सेस लग रही हैं। इस डब्बे में क्या लग रही है मेरे पास, दो फोर्सेस। अब हम थोड़ी देर में जो चीज पढ़ेंगे ना, अभी हमने पढ़ना क्या है, अब हमने पढ़ना है बेसिकली नल वेक्टर। तो मैं क्या करूंगा, मैं नल वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर के कॉन्सेप्ट को ना आपको मिला करके समझाऊंगा और पढ़ाऊंगा और फिर उससे रेलिवेंट एक एमसीक्यू भी बताऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि नल वेक्टर जो है ना उसका कॉन्सेप्ट बेसिकली है क्या। वरना जो है ना वो सारी जिंदगी एक कंफ्यूजन रहती है। ठीक है, मेरी भी थी ऑब्वियसली। अब देखो बच्चे, ये डब्बा, इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही है 10 न्यूटन की। एक 10 न्यूटन की फोर्स से वहां धक्का देने की कोशिश कर रही है, दूसरी 10 न्यूटन की फोर्स से यहां धक्का देने की कोशिश कर रही है। डब्बा कहां जाएगा, तो आंसर है डब्बा कहीं भी नहीं जाएगा। डब्बा विल रिमेन एट रेस्ट, डब्बा यहीं रहेगा। डब्बा क्यों रेस्ट में रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर लगने वाली जो कुल मिला के फोर्स है, जो नेट फोर्स है, वो बेसिकली क्या हो रही है, 0 हो रही है। ऐसे ही है, यानी कि अगर मैं इसको कहता हूं ये वेक्टर 1 है और मैं इसे कहता हूं ये वेक्टर 2 है, भाई दोनों वेक्टर्स हैं। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, क्योंकि इसके बाद मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो मैं कह सकता हूं जब आपने F1 में F2 को ऐड किया तो आंसर क्या आ रहा है, 0 न्यूटन आ रहा है। यही आ रहा है ना भाई, जब आपने दोनों को ऐड किया तो आंसर क्या आ रहा है, 0 न्यूटन आ रहा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे का इफेक्ट क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। द डब्बा इज एट रेस्ट। अब इस इक्वेशन को जहन में रखना है, इस सवाल को। अब आओ जरा नल वेक्टर की तरफ। ठीक है, नल वेक्टर क्या होता है आपने यकीनन पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अब सीख लो। नल वेक्टर को हम जीरो वेक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम बेटे, जीरो वेक्टर। कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 0, वो क्या कहलाता है, नल वेक्टर। और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है आर्बिट्ररी डायरेक्शन। सही, आर्बिट्ररी डायरेक्शन क्या होती है, जो कि डिफाइन ना की जा सके, दैट विच कैन नॉट बी डिफाइंड। ऐसी डायरेक्शन जो डिफाइन ना की जा सके उसको हम कहते हैं आर्बिट्ररी डायरेक्शन, दैट विच कैन नॉट बी स्पेसिफाइड। जैसे आई कैप का एक डायरेक्शन है +x की तरफ, माइनस आई कैप का एक डायरेक्शन है -x की तरफ। 45 डिग्री पे जो लाइन आ रही होगी उसका एक डायरेक्शन होगा इस तरह से।
90 डिग्री पे लाइन आ रही होगी उसका डायरेक्शन होगा ऐसे, 0 डिग्री पे लाइन आ रही होगी उसका डायरेक्शन होगा ऐसे। नल वेक्टर की कोई डायरेक्शन नहीं होती, या हम कहते हैं इट हैज़ एन आर्बिट्ररी डायरेक्शन, यानी कि ऐसा डायरेक्शन है दैट कैन नॉट बी स्पेसिफाइड या डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ अवेलेबल टूल्स। आप डिफाइन ही नहीं कर सकते। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 0 होता है। अच्छा, अब सवाल ये चीज़ हमें समझ में नहीं आती। जब मैं भी छोटा था ना, मुझे भी समझ में नहीं आती थी। छोटे से मुराद ये था जब मैं आपकी उम्र का था, ठीक है। ओ कैप से इसको हम शो करते हैं। लिखोगे तो ऐसे लिखा होगा 0 आई कैप, 0 जे कैप और 0 के कैप, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 0। एक्स के अलोंग भी क्या है? 0। वाई के अलोंग भी क्या है? 0। और जेड के अलोंग भी क्या है? 0। और ओ कैप से, ओ डैश से इसको हम शो करते हैं, यानी कि नल वेक्टर है ये। अब एक सवाल आता है कि अगर यार कोई ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 0 है और जो डायरेक्शन है ये आप डिफाइन कर नहीं सकते, तो उसको पढ़ने का फायदा क्या है? मतलब क्यों पढ़े फिर? मतलब एक नेचुरल क्वेश्चन है ना, मतलब इफ अ वेक्टर हैज 0 मैग्नीट्यूड, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। डायरेक्शन वो है जिसको आप खुद कह रहे हो, किताब में भी लिखा हुआ है, यू कैन नॉट डिफाइन इट, तो पढ़ क्यों रहा है भाई इसे? फिर क्यों पढ़ते हैं हम, जरा समझना। देखो बच्चे क्यों पढ़ते हैं इसे, फिर उसी से मेरा नेगेटिव वेक्टर का एक एमसीक्यू निकलेगा। देखो, अगर मेरे पास एक कोई मैट्रिक्स है इस तरह का 1 2 3 4, एक और मैट्रिक्स है 2 0 1 2, ये 0 है। मैं इन दोनों को ऐड करता हूं। बचपन में तकरीबन सब ने मैट्रिक क्लास में या क्लास 10 में या अपने ओ लेवल्स के अंदर कहीं ना कहीं ये मैट्रिक्स एडिशन सीखी होगी। कैसे ऐड करते हैं भाई? ये 1 जाके इस 2 में ऐड हो जाएगा तो 3 हो गया, ये 2 जाके 0 में ऐड हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, फिर ये 3 + 1 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, फिर ये 4 + 2 हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। आपने सीखा क्या? 2 मैट्रिसेस ऐड हुए तो आंसर में एक मैट्रिक्स आ रहा है। अच्छा, ऐसा भी कभी ना कभी देखा होगा, अगर मैं 2y में 3y को ऐड कर दूं तो क्या आ रहा है? 5y, यानी कि वेरिएबल में वेरिएबल ऐड हुआ तो आंसर भी वेरिएबल आ रहा है, y में y ऐड हुआ तो आंसर भी इन टर्म्स ऑफ y आ रहा है। अच्छा, अगर मैं एक वेक्टर है a, इसमें एक दूसरा वेक्टर ऐड करता हूं तो आंसर आपके ख्याल में क्या आना चाहिए? सिंपल, 2 + 2 4 की तरह का असूल है ये तो भाई, सिंपल सी बात है ना। मैट्रिक्स में मैट्रिक्स जोड़ा, आंसर मैट्रिक्स आ रहा है। वेरिएबल में वेरिएबल जोड़ा, आंसर वेरिएबल आ रहा है। भाई अगर मैं थीटा में थीटा जोड़ूंगा, मैं कहता हूं एक 15 डिग्री का एंगल है, एक 20 डिग्री का एंगल है, तो जमा करेंगे आंसर क्या आएगा? 35 डिग्री। डिग्री में डिग्री जोड़ेंगे तो आंसर भी डिग्री आएगा। समझ आ रही है बात की? तो भाई जब आप चीज़ों को ऐड कर रहे हो और आंसर एक जैसा आ रहा है, तो जब वेक्टर में वेक्टर ऐड करोगे आंसर भी क्या आना चाहिए? वेक्टर। तो अगर कोई बंदा वेक्टर में वेक्टर ऐड करे, यानी कि a + b करे और आंसर में कोई स्केलर लिख दे, यानी कि वेक्टर में वेक्टर जोड़े और आंसर में स्केलर लिख दे, क्या ये बात ठीक है या गलत है? ऑब्वियसली ये बात क्या है? गलत है। अब यहां देखना आपने क्या किया था, अभी बढ़ाई थी ये इक्वेशन। वेक्टर में वेक्टर जोड़ा, आंसर आपने क्या लिख दिया? 0 न्यूटन। क्या ये इक्वेशन अलजेब्रिकली, मैथमेटिकली ठीक लिखी हुई है या गलत लिखी हुई है? ये इक्वेशन ही गलत लिखी हुई है। क्यों? वेक्टर में वेक्टर जोड़ोगे तो आंसर शुड बी आ वेक्टर, यानी कि करेक्ट फॉर्म इसी इक्वेशन को लिखने का ये था, f1 + f2 विल बी इक्वल टू आ नल वेक्टर। ये लिखने का सही तरीका था इसका। अब नल वेक्टर का फायदा समझ में आ रहा है? नल वेक्टर क्यों पढ़ते हैं हम लोग? कॉन्सेप्ट हिट हो रहा है? नल वेक्टर इसलिए पढ़ते हैं ताकि इक्वेशन को मैथमेटिकली जस्टिफाई किया जा सके। लिखते वक्त इक्वेशन की मैथ्स खराब ना हो, इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे सेम क्वांटिटी आ सके। तो ये फायदा है नल वेक्टर का। जब आप चीज़ों को अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर रहे होते हो तो ये सारी चीज़ें सेम चल रही होती हैं। समझ आ गया? तो यानी कि आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा, अच्छा क्या मैं कह सकता हूं F1 और F2 एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स हैं? बिल्कुल कह सकता हूं। F1 की डायरेक्शन देखो यहां, F2 की डायरेक्शन यहां। F1 सीधे हाथ पे पॉइंट कर रहा है, F2 उल्टे हाथ पे पॉइंट कर रहा है। डायरेक्शन ऑपोजिट है? बिल्कुल है। मैग्नीट्यूड सेम है? बिल्कुल है। तो F1 एंड F2 आर नेगेटिव वेक्टर्स। तो क्या मैं कह सकता हूं, जैसे ही आपने F1 को अपने नेगेटिव वेक्टर में ऐड किया, जैसे ही आपने F1 को अपने नेगेटिव वेक्टर में ऐड किया तो आंसर क्या आया? एक अदद नल वेक्टर। आंसर क्या आया? एक अदद नल वेक्टर। यानी कि वेक्टर जब भी अपने नेगेटिव वेक्टर में ऐड होगा तो आंसर विल ऑलवेज बी अ नल वेक्टर। ये वाला पॉइंट क्लियर है? क्यों नल वेक्टर होगा भाई? सिंपल,
एक फोर्स 20 न्यूटन की लग रही है, मान लो फोर्स का नाम मैंने ए रखा हुआ है, ए फोर्स 20 न्यूटन की लग रही है किसी डब्बे पे ऐसे। अगर मैं ए का नेगेटिव वेक्टर बनाऊंगा तो वही 20 न्यूटन की फोर्स उस डायरेक्शन में लग रही होगी। मान लो ये ए है, 20 न्यूटन ऐसे लग रहा है, ये बी है जो कि 20 न्यूटन ऐसे लग रहा है, तो ए एंड बी आर एंटी पैरेलल और इन दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है। तो मैं कह सकता हूं ए प्लस माइनस ए विल बी इक्वल टू अ नल वेक्टर। क्यों नल वेक्टर? क्योंकि 20 न्यूटन यहां और 20 न्यूटन यहां एक दूसरे का इफेक्ट क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन ऑपोजिट। क्लियर है? तो एडिशन ऑफ नेगेटिव वेक्टर्स विल प्रोड्यूस अ नल वेक्टर। और नल वेक्टर की क्या एग्जांपल हो सकती है वो भी देख लो जरा। देखो और नल वेक्टर की एग्जांपल हो सकती है, जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपके पास कोई भी बॉडी रेस्ट में है, स्टेशनरी है, रेस्ट में है, तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और मैं आपसे पूछता हूं उसकी स्पीड क्या है, तो भैया वो रेस्ट में है तो स्पीड क्या होगी, 0। लेकिन अगर वेलोसिटी पूछूंगा तो वेलोसिटी तो आप ऐसे डिफाइन करोगे ना कि वेलोसिटी इज अ नल वेक्टर। भाई अगर एक गाड़ी रेस्ट में है, रुकी हुई है, मूव ही नहीं कर रही, तो उसकी स्पीड क्या होगी, 0। और डायरेक्शन क्या होगी, भाई जब वो मूव ही नहीं कर रही तो डायरेक्शन कैसे डिफाइन कर सकते हो, तो उसकी आर्बिट्री डायरेक्शन हो गई, दैट विच कैन नॉट बी डिफाइंड। तो वेलोसिटी इज अ नल वेक्टर। या एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन आएगा। अगर बॉडी एक कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। एक्सेलरेशन हो गई क्यों, तो एक्सेलरेशन इज अ नल वेक्टर। ये सारी एग्जांपल है नल वेक्टर की। क्लियर है? नल वेक्टर क्या था, अ वेक्टर हैविंग 0 मैग्नीट्यूड एंड एन आर्बिट्री डायरेक्शन दैट विच कैन नॉट बी डिफाइंड और स्पेसिफाइड। यूज क्यों करते हैं, ताकि आपकी इक्वेशन मैथमेटिकली या अलजेब्रिकली क्या हो जाए, करेक्ट हो जाए। ये चीज हमने सीख ली यहाँ पे। ठीक है, फिर हमने ये भी देख लिया कि जब आप दो नेगेटिव वेक्टर्स को आपस में ऐड करोगे तो जो रिजल्ट आएगा इट विल ऑलवेज बी अ नल वेक्टर। ठीक है, चलो छाप लो जल्दी से, आगे चलें। चलो बेटे अब जरा आगे देखो। अब हमारे पास जो है ना एक चीज और आती है। एक पेपर में सवाल आया, आगा खान के पेपर के अंदर सवाल ये था, एक स्टेटमेंट था, आपने बताना था स्टेटमेंट ठीक है या गलत है। ऑल negative vectors are anti-parallel. All negative vectors are anti-parallel vectors, but all anti-parallel vectors are not negative vectors. The given statement is true or false. सिंपल आपको ये लिख के दिया हुआ है कि आपके पास जितने भी नेगेटिव वेक्टर्स हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं, लेकिन जितने एंटी पैरेलल वेक्टर्स होते हैं ये नेगेटिव वेक्टर्स नहीं होते। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आप इसको वीडियो को पॉज करो यहाँ पे और खुद से अटेम्प्ट करो, फिर मैं बता रहा हूं। ठीक है, 1 2 3, चलो मैं बता रहा हूं। देखो इधर, ये सपोज करो मेरा बेटा एक वेक्टर ए है, ये सपोज करो मेरा बेटा एक वेक्टर बी है, इसी तरह से ये सपोज करो मेरा बेटा एक वेक्टर सी है, ये सपोज करो एक वेक्टर डी है। पहले इनको देखो। अच्छा एक चीज याद रखना, अगर मैं डी को पॉजिटिव मानूं तो डी को पॉजिटिव मानते हुए इसको मैं माइनस ऑफ डी कह सकता हूं, और अगर मैं सी को पॉजिटिव मानूं तो इसको मैं माइनस ऑफ सी कह सकता हूं। ये वही बात है जो मैंने स्टार्ट में कही थी, जिस वेक्टर को आप पॉजिटिव मानोगे उसका उल्टा वेक्टर क्या हो जाएगा, नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा। सेट हो गया? अच्छा अब देखो जरा आगे हमारे पास क्या है। अब ये दोनों वेक्टर जो हैं सी और डी, क्या ये नेगेटिव वेक्टर्स हैं? बिल्कुल हैं। क्यों? मैग्नीट्यूड इन दोनों का कैसा है, सेम है। देखो ना भैया, लेंथ देखो इन दोनों की कैसी है, सेम है, तो मैग्नीट्यूड सेम, और डायरेक्शन कैसी है, ऑपोजिट है, तो मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम, नेगेटिव वेक्टर्स है। पहला स्टेटमेंट क्या है, ऑल नेगेटिव वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। बिल्कुल ठीक, क्योंकि ये सीधे हाथ पे पॉइंट कर रहा है, वो उल्टे हाथ पे पॉइंट कर रहा है, तो अगर कोई वेक्टर नेगेटिव है तो वो एंटी पैरेलल तो डेफिनेटली होगा ही होगा। पॉइंट समझ आ गया? अगर कोई नेगेटिव वेक्टर है तो वो एंटी पैरेलल तो होगा ना भाई। क्यों होगा? क्योंकि नेगेटिव वेक्टर्स के अंदर ऑपोजिट डायरेक्शन होगा तो एंटी पैरेलल तो होगा।
अब इनको देखो, क्या ये वेक्टर्स एंटी पैरेलल हैं? बिल्कुल हैं। ये कहां पॉइंट कर रहा है? ये पॉइंट कर रहा है राइट साइड पे। ये कहां कर रहा है? ये कर रहा है लेफ्ट साइड पे। दे आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स, दे आर अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स। लेकिन क्या ये नेगेटिव वेक्टर्स हैं? नहीं है। क्यों? नेगेटिव वेक्टर्स के लिए एंटी पैरेलल के साथ साथ मैग्नीट्यूड का सेम होना भी शर्त है। क्या इनका मैग्नीट्यूड सेम है? नहीं। यहां साफ दिख रहा है कि बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और ए का मैग्नीट्यूड कम है। तो मैं कहूंगा सारे एंटी पैरेलल वेक्टर्स नेगेटिव वेक्टर्स नहीं होते। हो सकता है हो सकता है ना हो, डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड सेम है या सेम नहीं है। देखो ये बात लिखिए, ऑल नेगेटिव वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स बट ऑल एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर नॉट नेगेटिव वेक्टर्स। तो द गिवन कंडीशन इज ट्रू। ऐसा क्यों होता है? अपनी वर्डिंग में लिख लेना। क्योंकि एंटी पैरेलल वेक्टर्स मे और मे नॉट बी अ नेगेटिव वेक्टर डिपेंडिंग ऑन वेदर द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर इज सेम और डिफरेंट। एक सवाल आपसे वो यहां से पूछता है। अब उसने एक और सवाल पूछा, एक चीज को थोड़ा सा चेंज करके पूछ लिया। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि जब कभी भी हम नेगेटिव वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो अल्टीमेटली आंसर विल बी अ नल वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर्स को ना बेटे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। एक नेगेटिव वेक्टर को लिखने का ये तरीका भी होता है। ये सिर्फ ये बता रहा है कि इनका मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट। माइनस साइन इज रिप्रेजेंटिंग द ऑपोजिट सेंसेस इन डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, एक वेक्टर अगर है इसमें मैं इसी का नेगेटिव वेक्टर ऐड करूंगा तो आंसर विल बी अ नल वेक्टर। ठीक है मेरा बच्चा, चलो आगे देखो। अब जरा अब देखो, अब एक सिंपल सी एग्जांपल से मैं बात को समझाता हूं। नल वेक्टर की ही एक और प्रॉपर्टी है, डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करते हैं। मान लो ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, यहां से मैं चलना शुरू होता हूं। बचपन में कभी पढ़ा होगा इनिशियल पॉइंट। ठीक है, मैं यहां गया, फिर मैं यहां गया, फिर मैं यहां गया, फिर मैं यहां आया, फिर मैं ऐसे आया, फिर मैं यूं गया और फिर मैं यूं आ गया। यानी कि मैं यहां से शुरू हुआ और यहीं खत्म हो गया। यही मेरा इनिशियल पॉइंट है और यही मेरा क्या है? फाइनल पॉइंट है। मेरी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? तो आपने अगर बचपन में कभी डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। आप तो शुरू भी यहीं हुए थे और खत्म भी यहीं हुए हो। मतलब खत्म बोल रहा था, शुरू भी यहीं हुए थे और खत्म भी यहीं हुए हो। स्टार्ट भी यहीं से किया था, एंड भी यहीं से किया है। यही इनिशियल पॉइंट है और यही क्या है? फाइनल पॉइंट है। तो अल्टीमेटली आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी आ रही होगी? जीरो आ रही होगी। अब मुझे याद पड़ता है डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब अगर मुझे रिप्रेजेंट करना हो मैं ऐसे लिख सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट इज अ नल वेक्टर इन दिस केस। हाँ है ना, डिस्प्लेसमेंट इज अ नल वेक्टर इन दिस केस। मैं कह सकता हूं ना डिस्प्लेसमेंट यहां पे कैसा वेक्टर है? नल वेक्टर है। तो आपने क्या सीखा? जो नल वेक्टर होता है ना, इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही जगह होता है। नल वेक्टर का इनिशियल और फाइनल पॉइंट कोइंसाइड कर रहा होता है, कोइंसिडेंट होता है। ये सब बातें याद रखना भैया, ये पुराने एमसीक्यू में पास्ट पेपर के जो डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, नल वेक्टर का इनिशियल और फाइनल पॉइंट कैसा होता है? कोइंसिडेंट होता है, कोइंसाइड कर रहा होता है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट अलग अलग नहीं होता। तो नल वेक्टर के बारे में आपने क्या सीखा? कि मैग्नीट्यूड जीरो है और डायरेक्शन इनडिटर्मिनेंट है, डिफाइन नहीं कर सकते, डिटरमाइन नहीं कर सकते, या आर्बिट्री डायरेक्शन है, दैट विच कैन नॉट बी स्पेसिफाइड। ठीक है, चलें आगे देखें हम जरा चीजों को। चलो बेटे आगे। अब हमारे पास जो अगला कॉन्सेप्ट है दैट इज अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर। ठीक है, अब फ्री वेक्टर क्या होता है? फ्री वेक्टर को आप स्लाइडिंग वेक्टर भी कहते हो। अच्छा, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बेसिकली एक वेक्टर की प्रॉपर्टी है। मिसाल से अभी समझते हैं, बात खुद समझ में आ जाएगी। ठीक है, अच्छा मेरा बेटा एक चीज़ ध्यान में रखना कि वीडियो जो है ना वो थोड़ी सी बड़ी ऑब्वियसली हो जाती है। मैं कोशिश तो करता हूँ छोटी कर लूँ वीडियो को, बट द पॉइंट इज़ अगर वीडियो छोटी करेंगे तो सवालात और कॉन्सेप्ट सारे कवर नहीं होंगे। और मेरा एम एक ही है कि आप अगर कोई भी लेक्चर पढ़ रहे हो तो उसके बाद आप फिर इसको किसी भी बोर्ड की किताब से पढ़ो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपका बैकग्राउंड कौन से बोर्ड से है। जब आप इसको कहीं से भी पढ़ो, आप सिंध के हो तो आप पंजाब, बलूचिस्तान, केपी की, आज़ाद कश्मीर या OAL की कोई किताब पढ़ो, आपको समझ में आए। सिमिलरली आप पंजाब से हो तो बाकी सब समझ में आ रहा हो, ताकि एंट्री टेस्ट में कभी मसला ना हो। ठीक है, तो इसलिए थोड़ी सी माजरत। ठीक है, अच्छा अब अगर मान लो ये कोई वेक्टर है, हमें ये चीज़ पता है कि इसकी जो एरो की लेंथ है ना, मान लो एरो की लेंथ यहाँ कंसीडर कर ली मैंने
7 मीटर लेंथ है, मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए, और यहाँ पे इसका एंगल है 30 डिग्री। अब ये कोई वेक्टर है, हमें पता है जो इसकी लंबाई होती है ये बेसिकली मैग्नीट्यूड होता है, और जो एरो हेड होता है वो क्या बताता है, डायरेक्शन को बता रहा होता है। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात? अच्छा, अब सूरत हाल क्या है भैया? सूरत हाल कुछ ये है कि फ्री वेक्टर या स्लाइडिंग वेक्टर हमने पढ़ना है। देखो होता क्या है बेटे, जब हम कभी भी वेक्टर के ऊपर ऑपरेशन कर रहे होते हैं ना, अभी अगले लेक्चर में हमने हेड टू टेल रूल पढ़ना है इंशाल्लाह, क्योंकि इसके बाद वेक्टर एडिशन स्टार्ट करूंगा। उसमें आप देखोगे एक वेक्टर को यहां से उठा के कहीं और लगा दिया। शायद आपने कभी बचपन में देखा भी होगा, एक वेक्टर ऐसा है, दूसरा वेक्टर यहां था, आपने इसको यहां से उठा के इसके हेड पे लगा दिया। तीसरा वेक्टर यहां था, आपने यहां से उठा के इसके हेड पे लगा दिया। अब ये जो आप वेक्टर को उठा उठा के लगा रहे होते हो, ये होता इसलिए कि आप वेक्टर को फ्री वेक्टर कंसीडर करते हो। फ्री वेक्टर का फायदा क्या है? एक वेक्टर को कहीं से लिफ्ट करना और कहीं पे ले जाके रख देना, बिल्कुल आसान भाषा में, या एक वेक्टर को स्लाइड करते हुए कहीं से कहीं और ले जाना। एक वेक्टर यहां था, यहां से उठाया यहां लगा दिया, यहां से उठाया यहां लगा दिया, यहां से उठाया यहां लगा दिया। ये वाली हरकत करते हो आप ड्यू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर। अ वेक्टर दैट कैन बी मूव्ड एनीवेयर इन अ प्लेन, वो क्या कहला रहा है? आपका फ्री वेक्टर। सर ऐसे ही कहीं भी लगा दे? अच्छा, अब इसकी पूरी तो सुन लो, कहानी तो सुनो अभी, ठीक है? आपके पास, आपने कभी ना कभी बचपन से लेके आज तक आपने कभी ना कभी कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट पेंट तो देखा होगा, वो जिसके ऊपर उल्टी सी चीज़ें बनाते रहते थे अक्सर हम, इस तरह की चीज़ें, याद है? MS पेंट। उसमें मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे कोई चीज़ बनाई, ठीक है, कोई चीज़ बनाई। अब आपने क्या करा, आपने इसको यहाँ से कॉपी किया और किसी दूसरी विंडो में ले जाके आपने इसको पेस्ट कर दिया। कॉपी किया और उठा के कहीं और पेस्ट कर दिया। जब आप पेस्ट करोगे तो बताओ क्या इसका साइज ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा? मतलब आपने किसी बंदे की तस्वीर बनाई, एक जगह से उठाई दूसरी जगह पेस्ट कर दी, क्या आपके पेस्ट करने की वजह से इसका साइज जो है वो बड़ा हो जाएगा? साइज चेंज हो जाएगा? नहीं। अगर ये यहाँ पे सीधा खड़ा हुआ था, यहाँ जाके टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा? नहीं। अगर ये यहाँ पे ब्लैक कलर का था, यहाँ जाके व्हाइट कलर का हो जाएगा? नहीं। क्या साइज चेंज हो रहा है? क्या कलर चेंज हो रहा है? क्या इंक्लिनेशन चेंज हो रही है? अरे नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हैं? जैसा यहां था एज इट इज यहां होगा। तो सेम कॉन्सेप्ट फ्री वेक्टर का है, सेम कॉन्सेप्ट। आपने फ्री वेक्टर को एक जगह से उठा के भले दूसरी जगह लगा दिया, लेकिन जैसा पहली जगह था वैसा ही वो दूसरी जगह होगा। मतलब यहां से आपने उठा के ये वाले वेक्टर को यहां लगा दिया, तो अगर यहां इसकी लंबाई 7 मीटर थी, यहां भी कितनी होगी? 7 मीटर। यहां इसका थीटा 30 डिग्री था, यहां भी कितना होगा? 30 डिग्री। यानी कि ना तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, अभी बनाने में शायद दिख रहा हो चेंज हो गया, मतलब मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन जज्बात समझो, अल्फाज पे ना गौर करो। मैग्नीट्यूड कैसा होगा? सेम। डायरेक्शन भी कैसी होगी? सेम। यानी कि सेम वेक्टर है भाई, वेक्टर के बाद दो ही तो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी सेम आ रहा है, डायरेक्शन भी क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। क्लियर है? तो आप कहोगे अ वेक्टर दैट कैन बी डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ। पैरेलल टू इटसेल्फ से क्या मुराद है? ये भी समझ लो भाई। देखो ये मान लो एक वेक्टर है, अगर मैं इसको इसके पैरेलल लेके चलता हूं यहां लगाता हूं इसे लाके, तो मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। ऐसे ही स्लाइड करते करते यहां कहीं मैं स्लाइड करके ले जाता हूं इसको, मैं अगर ऐसे लगा दिया मान लो मैंने, मैं क्या कर रहा हूं? इसको स्लाइड करता हुआ लेके जा रहा हूं कहीं भी। अ वेक्टर दैट कैन बी स्लाइड और डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ एंड अप्लाइड एट एनी पॉइंट इज टर्म्ड एज अ फ्री वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसको आप उसके पैरेलल कहीं भी डिस्प्लेट कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, वो पैरेलल वेक्टर होता है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर बिफोर डिस्प्लेसमेंट एंड आफ्टर डिस्प्लेसमेंट विल ऑलवेज रिमेन सेम, कभी चेंज नहीं होगा। इसको हम फ्री वेक्टर को हम ओरिजिन फ्री वेक्टर भी कहते हैं। मतलब इसका ओरिजिन फिक्स नहीं होता भाई, अभी आपने यहां लगा दिया ये इसका ओरिजिन है, यहां लगा दिया ये ओरिजिन है, यहां लगा दिया ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, मतलब इसका कोई कांस्टेंट ओरिजिन नहीं है। अ वेक्टर विद नो फिक्स ओरिजिन इज टर्म्ड एज अ फ्री वेक्टर। अब यहां से हमारे पास वेक्टर की फर्दर दो टाइप्स निकल के आ जाती हैं। अब देखो भाई, अब हमारे पास जो है वो, ये सुन लेना भाई, ये भी एक दफा हमारे पास MCQ में पूछा जा चुका है। एक हमारे पास होता है ज्योमेट्रिक वेक्टर्स, एक हमारे पास होते हैं अलजेब्रिक वेक्टर्स। अगर आप फेडरल बोर्ड की किताब देखोगे ना, उन्होंने एक छोटी सी 2 लाइनें लिखी हुई हैं आपको समझाने के लिए, ज्योमेट्रिक वेक्टर्स एंड अलजेब्रिक वेक्टर्स। अगर आपने कभी भी अपने किसी वेक्टर को कंसीडर किया है विदाउट रेफरेंस एक्सिस, विदाउट कोऑर्डिनेट सिस्टम,
विदाउट रेफरेंस एक्सिस तो वो कहलाएगा ज्योमेट्रिक वेक्टर्स। मतलब आपने एक वेक्टर ऐसे बना दिया, ओरिजिन इसका कहाँ है, एक्स पे कितना कंपोनेंट है, वाई पे कितना कंपोनेंट है, जेड कहाँ है, कुछ नहीं पता आपको, बस आपने एक वेक्टर चिपका दिया यहाँ पे, ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिक वेक्टर है। लेकिन जनरली हम ऐसा करते नहीं है, क्योंकि जाहिर है हमें वेक्टर से डिफरेंट काम लेने होते हैं। वेक्टर एनालिसिस जब हम करेंगे भी आगे आपको पता चलेगा, जब वेक्टर एडिशन वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पीछे भी पता चल चुका है, बल्कि यूनिट वेक्टर में भी, यूनिट वेक्टर में एक्स के अलोंग कितना कंपोनेंट है, वाई के अलोंग क्या है, जेड के अलोंग क्या है, तो वो पता ही तब चलेगा जब आप वेक्टर को किसी एक्सिस पे कंसीडर करोगे। यानी कि मान लो आप कहते हो ये वेक्टर है और आप कहो साथ में, ये बताओ साथ में कि भाई साहब ये ऐसे है कि यहाँ पे आपका ये एक्स है, ये वाई है, जेड है, और यहाँ ऐसे बाहर जेड है, तो आप होगा। अब ये इतने एंगल पे है, ये इस तरह से, ये वाला जो वेक्टर होता है ये अलजेब्रिक वेक्टर होता है। तो इफ अ वेक्टर इज कंसीडर्ड विदाउट रेफरेंस एक्सिस, अगर आपने वेक्टर को कंसीडर किया विदाउट रेफरेंस एक्सिस, विदाउट एक्स वाई जेड एक्सिस, विदाउट एनी ओरिजिन, तो वो ज्योमेट्रिक वेक्टर है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्यों? क्योंकि वेक्टर्स के थ्रू आपने जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी है उसके लिए यू नीड टू हैव रेफरेंस एक्सिस, ताकि आप क्लासिफाई कर सको ना एक्स वाई और जेड, उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उसी की बेस पे तो सारा काम कर रहे होते हैं हम लोग, तो वो क्या कहला रहे होते हैं? अलजेब्रिक वेक्टर्स। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है, कभी पूछी जा सकती है। अब आगे देखो जरा। अब इसी तरह से बेटे अक्सर हम लोग पढ़ते हैं या पूछते हैं कि दो वेक्टर्स आपस में इक्वल कब होते हैं। तो याद रखना, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। मतलब देखो, एक वेक्टर है, मैंने एक और वेक्टर बना दिया, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अब गौर से देखो मेरा बेटा, दोनों वेक्टर की डायरेक्शन कैसी नजर आ रही है? सेम नजर आ रही है, सीधे हाथ पे। दोनों की मैग्नीट्यूड भी कैसी है? सेम है। तो मैं कहूंगा वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में क्या है? सेम है, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड सेम है, यानी कि ए इक्वल्स बी, और इनका डायरेक्शन भी क्या है? सेम है, यानी कि ए कैप इक्वल्स बी कैप। ये यूनिट वेक्टर में सब पढ़ा चुका हूं, सही है। यूट्यूब पे जाके लिख देना यूनिट वेक्टर बाय बिलाल से, आप पूरा लेक्चर है इसका 1 घंटे का, जिसमें पूरे इसके ए टू जेड कॉन्सेप्ट बताए हुए। तो मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम, तो क्या लिखोगे? टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। अगर मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन सेम ना हो, तब भी अनइक्वल वेक्टर्स हैं। अगर डायरेक्शन सेम हो और मैग्नीट्यूड सेम ना हो, तब भी अनइक्वल वेक्टर्स हैं। मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन सेम ना हो, अनइक्वल। डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम ना हो, तब भी क्या होंगे? अनइक्वल वेक्टर्स। ठीक है, चलें आगे। अब एक दो चीजें हमारे पास और हैं, ठीक है। एक हमारे पास है कोलिनियर वेक्टर्स और एक हमारे पास है कोप्लेनर वेक्टर्स। बस आखिरी खत्म होंगे फिर, चला, ठीक है। चलो, कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं? सबसे पहले नाम से ही पता चल रहा है वैसे तो, लेकिन चलो हम फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट आर कोलिनियर वेक्टर्स? देखो, कोलिनियर वेक्टर ये होते हैं, सपोज करो एक मैंने ये लाइन बना दी, इस लाइन के अलोंग अगर कोई वेक्टर है, मतलब इसी लाइन के अलोंग नहीं, किसी भी एक लाइन के अलोंग, ठीक है, एक वेक्टर ऐसे बन गया, एक वेक्टर ऐसे बना दिया, एक वेक्टर ऐसे बना दिया, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है। क्या सारे वेक्टर इसी लाइन के अलोंग लाई कर रहे हैं? हाँ या ना? भाई इसी लाइन के अलोंग है ना। लाइन के अलोंग का मतलब क्या होता है भाई? समझना, एक रेलवे ट्रैक होता है, उस रेलवे की पटरी के साथ साथ तुम ऐसे चल रहे हो या तुम ऐसे चल रहे हो, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। अंग्रेजी में उसे हम क्या कहेंगे? यू आर वॉकिंग अलोंग द रेलवे ट्रैक। आप रेलवे ट्रैक के अलोंग चल रहे हो। तो ये लाइन बनाई मैंने एक इमेजिनरी सी, ये भी इसके अलोंग है, ये भी इसके अलोंग है, ये भी इसके अलोंग है। ये सारे वेक्टर्स कोलिनियर वेक्टर्स हैं। ऐसे तमाम वेक्टर जो किसी पर्टिकुलर लाइन के अलोंग लाई कर रहे हो वो कोलिनियर होते हैं। तो यहाँ से हमें समझ में आ जाता है कि कोलिनियर वेक्टर दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो आपके पास लाइक पैरेलल वेक्टर्स होंगे, या वो आपके पास अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स होंगे, और कोई तीसरी किस्म नहीं हो सकती। मतलब देखो, वेक्टर ए और वेक्टर बी को देखो, ए का डायरेक्शन सीधे हाथ पे, बी का डायरेक्शन सीधे हाथ पे। ए और बी दोनों का डायरेक्शन आपको कैसा नजर आ रहा है? सीधे हाथ पे नजर आ रहा है। तो ए और बी कोलिनियर तो हैं, लेकिन ये कैसे हैं? दे आर लाइक पैरेलल वेक्टर्स। दोनों का डायरेक्शन कहाँ है? सीधे हाथ पे। अब ए को देखो और सी को देखो, सी इधर है उल्टे हाथ पे और ए कहाँ है? सीधे हाथ पे। ये भी कोलिनियर है क्योंकि एक सेम लाइन के अलोंग है, लेकिन अनलाइक पैरेलल है। लाइक पैरेलल को हमारी किताब वाले सिंपल पैरेलल भी कहते हैं।
अनलाइक पैरेलल को हमारी किताब वाले ऑपोजिट वेक्टर्स भी कहते हैं और एंटी पैरेलल वेक्टर्स भी कहते हैं। तो याद रखना, कोलिनियर वेक्टर्स दैट आर लाइंग अलोंग अ कॉमन लाइन ऑफ एक्शन, एक कॉमन लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग लाई कर रहे होते हैं। या तो इन दोनों, या तो मतलब कोलिनियर वेक्टर्स का या तो डायरेक्शन सेम होगा या डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, वही हो सकते हैं ना भाई। देखो अगर मिसाल के तौर पे मैं बोलता हूँ एक वेक्टर ये है, या किसी और तरह बना लो, एक वेक्टर ये है, इसका कोलिनियर कैसा होगा, या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा या ऐसा होगा। पॉइंट मतलब यही है ना, मतलब ये एंटी पैरेलल हो गए, ये दो पैरेलल हो गए, ये दो पैरेलल हो गए। मतलब कोलिनियर वेक्टर्स आपस में या तो पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल होंगे। तो मैंने यही बोला, कोलिनियर वेक्टर की दो पॉसिबिलिटीज हैं, आइदर दे आर हैविंग सेम डायरेक्शन और दे आर हैविंग ऑपोजिट डायरेक्शन। लाइक पैरेलल का मतलब दरमियान में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, क्योंकि डायरेक्शन सेम है। अनलाइक पैरेलल का मतलब दरमियान का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो अक्सर एमसीक्यू में पूछा जाता है, और ये माजी का एमसीक्यू है, क्या कि कोलिनियर वेक्टर्स के दरमियान का एंगल क्या हो सकता है। तो या तो 0 डिग्री होता है या 180 डिग्री होता है, याद रखना। ये एक और पास पेपर का एमसीक्यू है, इसके लिए मैंने कोलिनियर वेक्टर यहां दोबारा पढ़ा दिया। कोलिनियर वेक्टर्स के दरमियान का एंगल 0 होगा या 180 होगा, और नहीं हो सकता। क्यों भाई? देखो अगर एक वेक्टर ऐसा है और एक वेक्टर ऐसा है, ये कोलिनियर थोड़ी है भाई। ये इस लाइन के अलोंग है, ये इस लाइन के अलोंग है, किधर से कोलिनियर हुआ? ये तो को परपेंडिकुलर हो गया। वैसे को परपेंडिकुलर कोई वर्ड नहीं होता, वैसे बता दिया, ठीक है। ये तो कोलिनियर है ही नहीं, मतलब कोई कोलिनियर नहीं है भाई, समझ आ रही है। तो कोलिनियर वेक्टर्स आर आइदर लाइक पैरेलल हैविंग सेम डायरेक्शन एंड एन एंगल ऑफ 0 डिग्री इन बिटवीन, या they are unlike parallel having opposite direction and an angle of 180 degrees in between। क्लियर हो गया? ये कोलिनियर वेक्टर्स थे। अब इसी तरह से हमारे पास एक होता है कोप्लेनर वेक्टर्स। एक क्या होते हैं? कोप्लेनर वेक्टर, कोलिनियर का मतलब क्या था? जो एक लाइन के अलोंग लाई कर रहे होंगे। कोप्लेनर क्या होंगे? जो एक प्लेन के अलोंग लाई कर रहे होंगे। और प्लेन में पहले भी बताया था, फिर रिपीट करता हूँ। प्लेन से मुराद होती है बेटे दो डायमेंशन के दरमियान की जगह। जैसे अगर हम बात करें, ये वाइट बोर्ड मेरा एक प्लेन है, क्योंकि इसमें एक डायमेंशन ये है और एक डायमेंशन ये है। तो अगर मैं ये ड्रॉ करता हूँ, ये एक्स है, ये वाई है, तो ये पूरा एक्स वाई प्लेन है भाई। क्यों? ये वाई प्राइम है और ये एक्स प्राइम है भाई। ये भी एक्स वाई प्लेन है, ये भी एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई है। बस यहाँ एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। अब यहाँ पे कोई भी वेक्टर लाई कर रहा है ना, कोई वेक्टर यहाँ लाई कर रहा है, कोई ऐसे लाई कर रहा है, कोई ऐसे लाई कर रहा है, कोई ऐसे लाई कर रहा है। ये सारे कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं। इसको समझाने का तो बड़ा अच्छा तरीका एक है, और वो तरीका ये है। मान लो कि अगर ये मिसाल के तौर पे मेरे पास एक प्लेन है, लेट्स से ये मेरे पास एक प्लेन है। इस प्लेन के ऊपर ऐसे मैंने मार्कर रखे हुए, नज़र आ रहे हैं मार्कर रखे हुए। कोई कैसे रखा हुआ है, कोई कैसे रखा हुआ है, कोई कैसे रखा हुआ है, और कोई इस तरह रखा हुआ है, कैसे भी रखा हुआ है। ये सब कोप्लेनर हैं। क्या ये सब एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। तो दे ऑल आर कोप्लेनर वेक्टर्स। आउट ऑफ प्लेन कौन सा होगा? एक वेक्टर को मान लो ये ऐसे आ गया, अब ये इस प्लेन पे लाई नहीं कर रहा। क्यों? एक डायमेंशन इस प्लेन की ये है, एक ये है, ये तीसरी डायमेंशन पे जा रहा है, नजर आ रहा है, ये तीसरी पे जा रहा है। तो ये कोप्लेनर नहीं हुआ इनके, ये तीनों कोप्लेनर हो गए। तो कोप्लेनर वेक्टर्स कौन से होते हैं? दैट आर लाइंग ऑन अ कॉमन प्लेन। आप देख के कैसे पहचानोगे? ऐसे पहचानोगे जैसे एक दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप, एक वेक्टर दिया हुआ है माइनस का 4i कैप प्लस का 3j कैप, एक दिया हुआ है 4i कैप प्लस का 3k कैप, एक दिया हुआ है 2j कैप प्लस का 4k कैप। आपसे मैं पूछता हूं, मुझे बताओ इनमें से कौन कौन से वेक्टर्स कोप्लेनर हैं। तो आप देखो कि ये कौन कौन से प्लेन में लाई कर रहे हैं। ये j का मतलब क्या है? वाई एक्सिस, k का मतलब क्या है? जेड एक्सिस। तो ये वाई जेड में लाई कर रहे हैं। i मतलब x, j मतलब y, x y में लाई कर रहा है। i मतलब x, j मतलब y, x y में लाई कर रहा है। i मतलब x, k मतलब z, x z में लाई कर रहा है। अब देख लो, आपको सामने नजर आ रहा है कौन कौन से कौन प्लेन में लाई कर रहा है। एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन, इसका मतलब ये वाले आपस में क्या है? कोप्लेनर। क्या ये भी कोप्लेनर है? नहीं, ये एक्स जेड में और वो वाई जेड में है। क्लियर हो गया? तो कोप्लेनर वेक्टर्स। सर अगर कोई वेक्टर ऐसे दिया जाए 3i प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, बेटे वो तो इस गिनती में ही नहीं आएगा, क्योंकि ये प्लेन में है ही नहीं, है तो स्पेस में है।
पुराने लेक्चर में पढ़ाया था, क्योंकि इसमें x भी है, y भी है और z भी है। इसको कहाँ से प्लेन में घुसाओगे लाके, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई वेक्टर ऐसे दे दिया जाए 4i कैप, तो ये भी प्लेन में नहीं आएगा, ये एक्सेस पे आएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ x है। तो ये सब बातें हमारी हो चुकी हैं। और अगर आप स्टार्ट से वेक्टर्स को फॉलो कर रहे हो तो वेक्टर्स के आपके जो ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट बनेंगे ना, इंशाल्लाह मैकेनिक्स को आप एंजॉय करोगे। आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को भी एंजॉय कर रहे होगे, क्योंकि वेक्टर्स इतना पावरफुल टूल है हमारे पास, ठीक है। क्लियर हो गया, ये हमारे पास कोप्लेनर वेक्टर्स थे, ठीक है जनाब। अब एक चीज़ और है, वैसे तो अभी और भी हैं जो, लेकिन वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। सूडो वेक्टर्स होते हैं जिनको एक्सियल वेक्टर्स भी कहते हैं, इसी तरह पोलर वेक्टर्स भी होते हैं, बट चूँकि वो हमारे कोर्स की डोमेन में नहीं आता, इसलिए हम आगे चलते हैं। एक सिंपल सी चीज़ हमने सुननी है, समझनी है, वो ये कि अभी हम आगे भी ये चीज़ पढ़ेंगे, दो वेक्टर्स के दरमियान में जब भी एंगल मुराद लिया जाए तो उससे मुराद कौन सा एंगल होगा, हमें ये पता होना चाहिए। देखो आगे जब अभी हम वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे, देन वेक्टर मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, तो आप बार बार ना एक टर्म सुनोगे और समझोगे जिसको हम कहते हैं म्यूचुअल एंगल। क्या नाम देते हैं? म्यूचुअल एंगल, दो वेक्टर के दरमियान का एंगल। अब दो वेक्टर के दरमियान में एंगल, अच्छा सूडो वेक्टर वगैरह हमारे कोर्स में नहीं है, कहीं दूर दूर तक नहीं है, वरना पढ़ा देता वो भी, ठीक है। चलो, दो वेक्टर के दरमियान का एंगल जो है ना, उसे म्यूचुअल एंगल कहते हैं, थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। वेक्टर्स के दरमियान में एंगल बनने की ना तीन कंडीशंस पॉसिबल होती हैं। देखो, ये मान लो वेक्टर ए है, ये मान लो वेक्टर बी है, ये थीटा, दोनों वेक्टर की टेल्स मिल रही हैं, इसको हम कहते हैं टेल टू टेल एंगल। क्या कहेंगे? टेल टू टेल एंगल। इस वेक्टर ए की टेल यहां है, वेक्टर बी की टेल यहां है, क्या कहलाएगा? टेल टू टेल एंगल। दूसरी कंडीशन, ये वेक्टर ए है मान लो और ये वेक्टर बी है मान लो, एंगल बन रहा है थीटा, ये कहलाएगा हेड टू हेड एंगल। क्या कहलाएगा? हेड टू हेड एंगल, दोनों का हेड मिल रहा है। अच्छा, तीसरी और आखिरी कंडीशन ये है, ये ए है, ये बी है, ये कहलाएगा हेड टू टेल एंगल। एक का हेड है, दूसरे का क्या है? टेल है। एक का हेड है और दूसरे का क्या है? टेल है। अब आप जब आगे पढ़ोगे ना, ये छोटी छोटी चीज़ें अगर मिस हुई हुई होंगी तो बहुत फंसोगे आगे जाके। याद रखना, जब भी कभी आपको बोला जाए फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, या एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज दिस या दैट, तो हमेशा याद रखना आपके पास पहली चीज़, अच्छा अब किसी के ध्यान में अगर आ रहा हो, सर एंगल तो दोनों के दरमियान में ये भी हो सकता है, हाँ हो सकता है, बिल्कुल कोई गलत बात नहीं है इसमें, लेकिन हमेशा हम स्मॉलर एंगल लेते हैं। हमेशा कौन सा लेते हैं? छोटा वाला एंगल। सेट है? तो ये जहन में नहीं लाना कि ये हो सकता है, कभी कभी नहीं होगा, बेफिक्र रहो। हमेशा हम क्या लेंगे? स्मॉलर एंगल लेंगे हमेशा। स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड से क्या मुराद है भाई? स्टैंडर्ड इसलिए सेट किए जाते हैं ताकि दुनिया भर के लोग जब काम करें ना, वो समझ जाएं। जैसे इंडिया में इतने अच्छे अच्छे टीचर्स पढ़ाते हैं, तो आप समझ जाते हो ना, अगर स्टैंडर्ड सेम ना होता, इंडिया वाले भाई किसी और तरह पढ़ रहे होते और हम किसी और तरह पढ़ रहे होते, अंग्रेज़ किसी और तरह पढ़ रहे होते, तो हम एक दूसरे की रिसर्च से फ़ायदा कैसे उठाते? फ़ायदा उठाते ही इसलिए क्योंकि स्टैंडर्ड कॉमन है, सब चीज़ें एक जैसी हैं, ठीक है। चलो, तो बहरहाल ये हो गया टेल टू टेल, हेड टू हेड, हेड टू टेल। अब आपको अगर कभी भी कहा जाए कि दो वेक्टर के दरमियान में एंगल मालूम करना है या ये है, तो पहली चीज़ तो स्मॉलर एंगल होगा। दूसरा, हमेशा याद रखना म्यूचुअल एंगल से मुराद होती है टेल टू टेल एंगल। म्यूचुअल एंगल से क्या मुराद होती है? टेल टू टेल एंगल। सर क्या हेड टू हेड नहीं आ सकता? आ सकता है। फिर क्या करेंगे? बताता हूँ ना, हौसला हौसला। क्या टेल टू टेल, हेड टू टेल नहीं आ सकता? आ सकता है। देखो, अगर तो टेल टू टेल आया तो मसला ही नहीं है ना, यही आपको चाहिए था। अगर हेड टू हेड आ गया तो क्या करेंगे? ज़रा इनका फ्री वेक्टर बनाओ। अगर मैं बी का फ्री वेक्टर बनाऊं और इसको यहां से उठा के यहां लगा दूं, तो ये ऐसे बन जाएगा। इसी तरह अगर मैं ए को यहां से उठा के यहां लगा दूं, तो ये ऐसे बन जाएगा। जो थीटा यहां बन रहा था वही थीटा यहां आएगा। बचपन में कभी पढ़ा होगा ज्योमेट्री में, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर सेम, हाँ या ना भाई? ऐसे एक्स बनता था, एक्स बनते समय या एक्स बनते वक्त ये दोनों एंगल आपस में कैसे होते थे? सेम होते थे, तो दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो आपको क्या पता चल रहा है? आपको यह समझ में आ रहा है कि अगर आपका कहीं पे हेड टू हेड एंगल बन रहा है तो इट विल बी इक्वल टू द टेल टू टेल एंगल। समझ आया? हेड टू हेड एंगल बराबर है किसके? टेल टू टेल एंगल के। कैसे पता चला? आपने इसका फ्री वेक्टर बनाया,
इसका फ्री वेक्टर बनाया। अब इस पॉइंट पे दोनों की टेल्स मिल रही हैं, इसको यहाँ से हटा दो वरना कन्फ्यूजन हो जाएगी। अब इस पॉइंट पे दोनों की आपस में क्या मिल रही है, टेल्स मिल रही हैं। तो जो हेड टू हेड एंगल था वही क्या है, टेल टू टेल एंगल हो गया। तो यानी कि अभी तक आपने ये सीखा कि अगर कहीं पे टेल टू टेल एंगल आ रहा है तो डेफिनेटली टेंशन नहीं है, और अगर कहीं पे हेड टू हेड एंगल आ रहा है तब भी टेंशन नहीं है, तब भी टेंशन नहीं है। टेंशन क्यों नहीं है, क्योंकि हेड टू हेड एंगल और टेल टू टेल एंगल आपस में क्या होता है, सेम होता है, दिख गया हमें। अब आओ जरा इसके ऊपर वही काम करेंगे भाई। इसका अगर मैं यहाँ पे फ्री वेक्टर बनाऊं तो ये ऐसे आ जाएगा। अब बन गया ये हेड टू हेड, सॉरी टेल टू टेल। भाई पहले क्या था, इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे ऊपर की तरफ देखो जहाँ ब्लू से बनाया हुआ है, इसका हेड आ रहा था और इसका टेल आ रहा था, तो ये हेड टू टेल एंगल था। जब मैं इसका फ्री वेक्टर बना के नीचे ले आया, तो अब जो ये वेक्टर बन रहा है इसको अगर मैं अल्फा कह देता हूँ तो क्या मैं कह सकता हूँ अल्फा इज नाउ आ टेल टू टेल एंगल, क्योंकि बी का भी टेल है और ए का भी क्या है, टेल है। सर ये बी कैसे है, बेटे फ्री वेक्टर बनाया ना। फ्री वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन ऑपोजिट। तो वही मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन भी सेम, सॉरी नेगेटिव वेक्टर का बता दिया था, जज्बात में निकल गया था, परेशान नहीं होना, ठीक है। मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, उठा के यहाँ लगा दिया। अच्छा अब आप देखो क्या ये स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है, कौन सी स्ट्रेट लाइन, देखो अगर मैं रेड डॉटेड लाइन से शो करूं, क्या ये स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल है। स्ट्रेट लाइन भाई, एक स्ट्रेट लाइन होती है ना ऐसे, इसके ऊपर एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। मतलब मैं कह सकता हूं अल्फा प्लस थीटा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है। अगर अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो अल्फा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा। क्लियर हो गया भाई। अल्फा और थीटा को जोड़ेंगे तो स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना हुआ, 180 डिग्री। तो अगर मुझे ये अल्फा मालूम करना है तो थीटा को 180 में से क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो क्या सीखा, अगर टेल टू टेल एंगल है तो ओके है, हेड टू हेड है तब भी ओके है। साबित कर दिया मैंने क्यों ओके, क्योंकि हेड टू हेड और टेल टू टेल आपस में सेम होता है। फिर आपने देखा अगर हेड टू टेल एंगल है तो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टेल टू टेल एंगल आप क्या करोगे, 180 में से हेड टू टेल एंगल को माइनस कर दोगे। याद रखना ये चीज़ें सारी, क्लियर है। तो ये जनाब हमारे पास जो था, दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। यहाँ पे हमारी टाइप्स ऑफ वेक्टर्स खत्म होती हैं। अगला एक छोटा सा लेक्चर होगा जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय नंबर का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, मतलब नंबर से या स्केलर से, उसके बाद वेक्टर एडिशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ सबको अच्छे तरीके से सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नहीं समझ में आया, कोई मसला हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बता देना, ठीक है। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।